गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा था। अब उसी का जो हाफ पार्ट है एक्सप्लेनेशंस के लिए उसमें हम देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र जब हमने तैयार किया था तो उसमें हमको कुछ 6 संभावनाएं मिली थी। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। जहां पे हमने देखा था कि जो हमारी ए संभावना थी यानी कि जो पॉसिबिलिटी हमारी ए थी, जब हम इस यूनिट को उत्पादित कर रहे थे 25 यूनिट से, तो हम x की कोई भी मात्रा उत्पादित नहीं कर रहे थे, यानी कि जो y कमोडिटी थी हमारी, x जब हमने उत्पादित किया तो y कमोडिटी में हमने 0 पॉसिबिलिटी के साथ में उत्पादन नहीं किया। जब हमारी 150 यूनिट्स उत्पादित की गई y कमोडिटी की, तो हमने x की 0 वैल्यू रखी, यानी कि यहाँ पे हमने किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं किया था। और ये जो संभावनाएं हमको मिली थी, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने संसाधनों का जो भी हमारे पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका हमने बहुत अच्छे से उपयोग किया है, और इसी वजह से हम ये अंतर कर पा रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यहाँ पर साधनों का सही उपयोग हो रहा है और यहाँ पर लाभ की भी स्थिति है। लेकिन अगर हमारी उत्पादन की संभावना में अगर हम 2 पॉइंट और लेके चले जिसमें हमारी संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी H और K पॉइंट हो, तो K वो स्थिति होगी जहां पर उत्पादनों के जो साधन हैं यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका जितना भी रिसोर्स नेशन हो रही, जिनका जितना भी उपयोग हो रहा है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स अगर हम के संभावना को लेकर के चलते तो हम अपने पास में जितने भी उपलब्ध साधन हैं उनका उपयोग हम ठीक प्रकार से नहीं कर रहे। और यदि हमारे पास में H है तो हम क्या कहते हैं कि जो पॉसिबिलिटी से संभावना से भी ज्यादा हमारे पास में उत्पादन की संभावना मौजूद है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तो प्राप्ति हो सकती है लेकिन ये पूरी तरीके की प्राप्ति नहीं होती है, और यहाँ पर अत्यधिक प्राप्ति की संभावना रहती है, यानी कि जिसको हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट नहीं कर सकते। इसको हम थोड़ा सा और देख लेंगे। उत्पादन संभावना वक्र जिसको हम पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, पर प्राप्त सभी संयोगों तकनीकी रूप से कुशल होते हैं। यदि कोई संयोग चक्र अंदर है जैसे कि के, यानी कि कोई पॉसिबिलिटी अगर इस कर्व के अंदर में है, जैसे कि हमने के की संभावना जो संयोग के है उसको हमने अंदर रखा, अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का समुचित कुशलता पूर्वक उपयोग नहीं कर पा रही है, यानी कि जो हमारे पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। किंतु यदि बिंदु वक्र के बाहर है, यानी कि इस कर्व के बाहर अगर हमारे पास में कोई संयोग का बिंदु है, यानी कि जो पॉसिबिलिटी का पॉइंट है अगर उसके बाहर है जैसे कि H है, तो उसे हम प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो संसाधन से ही बाहर है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से ही बाहर है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। उत्पादन संभावना वक्र, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे और समझेंगे। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, यानी कि जो कर्व हमने बनाया वो बाएं यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हमको कर्व मिलता है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। तो ये कर्व की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि ये हमेशा कैसे होता है बेटा, बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ। सामान्यतः उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। इसका कारण यह है कि जब एक वस्तु के उत्पादन के साधन से दूसरे वस्तु के उत्पादन के लिए हस्तांतरित किया जाता है
तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम अनुपात में बढ़ता है। यानी कि अगर हमने एक प्रोडक्शन किया, एक उत्पादन किया और उस उत्पादन के बदले में हमने इस प्रकार की संभावनाएं बनाई कि इसके साथ साथ में हम किसी और वस्तु का भी उत्पादन कर सके, तो इस उत्पादन को करने के लिए एक वस्तु, यानी कि जैसे हमने x और y कमोडिटी देखी थी, तो x कमोडिटी में हमने जैसे 5-5 यूनिट की कमी करते चले गए थे और देन आफ्टर हमने कुछ परसेंट, कुछ गुना के हिसाब से हमने y कमोडिटी की जो उत्पादन थे उसको बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी थी। तो इसी प्रकार से इसमें बता दिया गया है कि जो बिंदु होते हैं, वो जो पॉइंट्स होते हैं, जो सहयोग यानी जो पॉसिबिलिटीज होती है, वो एक दूसरे से पूरक में होती हैं। यानी कि एक कम होगी तो एक बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, और एक शून्य रहेगी तो दूसरी उत्पादित में रहेगी, और अगली अगर शून्य में रहेगी तो पहली वाली उत्पादन में रहेगी। उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित सभी बिंदु समान कुशल उत्पादन संगठन को व्यक्त करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित सभी सहयोग साधनों के पूर्ण प्रयोग तथा उत्पादन की तकनीकी दृष्टि से कुशल संगठन को व्यक्त करते हैं, परंतु इनमें से कौन सा सहयोग समाज के लिए वांछनीय होगा, इसकी उत्तर समाज के नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। यानी कि किन वस्तुओं के उत्पादन से समाज को भी लाभ होगा और उसके उत्पादन से कैसे विक्रेता को भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, इन दोनों ही दृष्टिकोणों को ध्यान में रख करके ही हम उत्पादन के संयोगों को स्थापित करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे और जानेंगे कि अवसर लागत होती क्या है। तो अवसर लागत को जानने के लिए हम सबसे पहले उसकी अर्थ और अवधारणा के बारे में देखेंगे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। उपलब्ध साधनों के वैकल्पिक उपयोग संभव है, किंतु उनकी सीमितता के कारण उनको भी प्रयोगों में पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उपलब्ध साधनों में किसी एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना होता है। अर्थशास्त्र में इसे ही अवसर लागत कहते हैं। अब अवसर लागत किसको कहा जाता है? जैसे मान लीजिए वैकल्प में अगर हम देखें कि अगर उदाहरण के रूप में अगर हम देख लें इस चीज को कि ये साधन की निश्चित मात्रा 100 टन गेहूं अथवा 150 टन मक्का का उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि आपके पास में किसी साधन में इतनी निश्चितता है कि आप उसमें से या तो 100 टन गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं या तो 150 टन मक्के का उत्पादन कर सकते हैं। माना साधनों केवल गेहूं का ही उत्पादन किया जाता है तो यहाँ 100 टन गेहूं की अवसर लागत 150 टन मक्के की होगी। यानी कि जिस वस्तु की कीमत को छोड़ करके हमने उत्पादन किसी दूसरी वस्तु का किया तो जो उसकी अवसर लागत होगी वो कितनी होगी? उस वस्तु के बराबर होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर गेहूं और मक्के का उदाहरण देखा। गेहूं का जो अवसर लागत था वो था 100 टन और उसी तरीके से और जो हमारा लागत था मक्के का वह था 150 टन। हमने मक्के की जगह पर गेहूं का उत्पादन करना उचित समझा तो यहाँ पर अब गेहूं की अवसर लागत होगी 150 टन। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी निश्चित वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं साधनों द्वारा उसी लागत पर उन वस्तुओं के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण की दृष्टि से साधनों की मात्रा में अंतर हो सकता है किंतु लागत में अंतर नहीं हो सकता। मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं सेलर का, जो फ्रूट सेलर है। अगर फ्रूट सेलर अपने शॉप में या अपने ठेले पे
सेब की कीमत, क्योंकि वहां पर मान लीजिए 150 रुपए है और वहीं पे बनाना की जो कीमत है वह 100 रुपए है, तो इस तरीके से वह उन दोनों में चुनाव करेगा कि वो किस चीज का व्यापार करना चाहता है। यदि वह सेब की जगह पर केले का चुनाव करता है तो यहाँ पर जो केले की अवसर लागत होगी वह 150 रुपए होगी, ना कि 100 रुपए होगी। ठीक है। अब रेखा चित्र के द्वारा भी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, रेखा चित्र के द्वारा हमारे पास में 2 एक्सेस है, y और x, ये हमारा 0 पॉइंट पर रहता ही है। अच्छा, अब सबसे पहले हमको देखनी है कि हमने कौन कौन सी दो वस्तुओं को पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पर होगी हमारी कमोडिटी x, यहाँ पर होगी कमोडिटी y। अब मेरे पास में दो उत्पादन की संभावनाएं हैं। दो उत्पादन की संभावनाएं मैं लिख सकती हूँ कि मेरे को कैसे वो संभावनाएं मिल सकती हैं, कैसे वो वक्र मुझे मिल सकता है, पॉसिबिलिटी कर्व मिल सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि यदि मैं अपने x में देख लेंगे, मेरे पास में ओ क्यू मात्रा, ठीक है, इस क्यू मात्रा तक यदि मैं अपने x की जो कमोडिटी है उसके उत्पादन में मैं वृद्धि करती हूं, ठीक है, तो इसको मैं 2 पॉइंट तक लेके चलूंगी। मान लीजिए मैंने ओ क्यू वृद्धि करी अपने ओ एक्स पर, यानी कि जो मेरी एक्स कमोडिटी है उसमें मैंने क्यू की वृद्धि करी है, तो जाहिर सी बात है कि मैंने वृद्धि करी है एक में, तो मुझे यहां वाली यानी कि आर एस की मुझे कमी करनी पड़ेगी, वाई कमोडिटी पर। ठीक है, इसको एक बार और देख लेंगे। जब मैंने अपनी x की कमोडिटी पे q की वृद्धि करी तो मैंने यहां पर RS मात्रा y की कमी करी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक कमोडिटी के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में वृद्धि कर चुकी है, तो मुझे अगले को बैलेंस करने के लिए दूसरी कमोडिटी के उत्पादन में कमी करनी होगी। इस तरीके से मुझे एक कर्व मिलता है A और B, इसी को हम कहते हैं अवसर लागत, उत्पादन की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन कर्व। ये जो कर्व मुझे मिली है पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन की मिली है, और आप देख सकते हैं कि जब मैंने Q की वृद्धि करी X मात्रा में, तो वहीं पे मैंने R और S मात्रा में कमी करी Y कमोडिटी में। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये मैंने इंक्रीज किया है और ये मैंने डिक्रीज किया है। आगे हम इसको थोड़ा सा और समझ सकते हैं। रेखा चित्र को मैं और स्पष्ट करती हूँ। अवसर लागत की धारणा को रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। माना ए बी रेखा दो वस्तुओं x और y के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाता है, कि ये बहुत सी जो हमने वहां पर 6 संभावनाएं देखी थी f तक की, ये उन्हीं संभावनाओं को दर्शाता है ए बी रेखा हमारी। इसके अलावा और आगे आपको बता दिया गया है x और y के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाता है। उत्पादक के पास साधनों की मात्रा निश्चित है जिससे x और y का उत्पादन किया जा सकता है। यदि उत्पादक x वस्तु को बढ़ाना चाहता है तो उसे y वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। चित्र से स्पष्ट है कि x वस्तु के उत्पादन में PQ में Q की वृद्धि की गई,
वाय वस्तु में RS मात्रा कम करनी पड़ती है, यही अवसर लागत है। इसे निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है? X वस्तु की PQ मात्रा की अवसर लागत Y वस्तु की RS मात्रा में कमी होगी। जो PQ है, जो PQ मात्रा हमने बढ़ाई है वो किस पे वृद्धि कर रहा है? RS पर। क्यों? क्योंकि हमने कमी किस पे की है? RS मात्रा पर करी है। अब आपको बहुत से अवसर, जैसे आपने सबसे पहला जो उदाहरण देखा था, ये वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत को देखा था। अवसर लागत भी आपके दो प्रकार की हैं। जो हमने देखा रेखा चित्र के द्वारा वह थी वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत। अब इसका जो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, मुद्रा के रूप में अवसर लागत। मुद्रा के रूप में अवसर लागत को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक श्रमिक को चीनी उद्योग में कार्य करने पर 8,000 की मजदूरी प्राप्त होती है। यदि मजदूर किसी अन्य उद्योग में काम करता है उसे भी 8,000 रुपए ही मिलते हैं, तो यहाँ पर उस श्रमिक की अवसर लागत 8,000 रुपए मानी जाएगी। अब इसका एक और अगर उदाहरण देखा जाए तो देख सकते हैं, माना एक खेतीहर मजदूर गांव को छोड़कर के शहर के किसी कारखाने में 10,000 रुपए की नौकरी करने लगता है। यहाँ उस मजदूर की अवसर लागत वह राशि है जो वह गांव में मजदूरी करके कमा रहा था। जैसे उसने 8,000 के ऊपर जॉब करनी शुरू करी, लेकिन उसने कन्वर्ट किया उसको 10,000 पर, तो उसकी जो अवसर लागत है जो वो छोड़ करके आया है इस जगह पर, तो भी उसकी अवसर लागत हमारी क्या होगी? 8,000 रुपए होगी, क्योंकि वो इस चीज का त्याग करके इस चीज को अपना रहा है। तो इसी को हम देख सकते हैं कि मुद्रा के रूप में अवसर लागत, इसके कुछ जो परिभाषाएं हैं उसको भी हम सुनते हैं। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार मुद्रा की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है उसे ही हस्तांतरण आय या अवसर लागत कहते हैं। ऐसी आय या ऐसी इनकम जिसको हम अन्य तरीके से हस्तांतरित कर सकते हैं लाभ के दृष्टिकोण से, तो उसी को हम वहां पर अवसर लागत के रूप से जानेंगे। अब अवसर लागत की धारणा का महत्व अब हम देख लेंगे थोड़ा सा कि उसके महत्व क्या क्या है। महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत से हमें यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रयोग में उत्पत्ति के साधन की न्यूनतम उतना प्रतिफल अवसर मिलना चाहिए जितना कि उसे वैकल्पिक प्रयोग में मिल रहा है। यानी कि जो वैकल्प वो चुन रहा है उसकी परिपूर्ति बाकी जिसका वो चुनाव कर रहा है और जिस चीज को छोड़ रहा है उसकी परिपूर्ति भी उसको उस साधन से प्राप्त हो जाए, तो ही अवसर लागत का महत्व प्राप्त होता है। अवसर लागत के सिद्धांत से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि एक उद्योग की उत्पादन लागत की सीमा तक तथा क्यों उसके उत्पादन के साथ बदल दी जाती है। इसका मतलब ये है कि हमको ये बात का पता चलता है कि उद्योग का जब हम उत्पादन लागत निकालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम उस लागत को अवसर लागत में क्यों परिवर्तित कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे अवसर लागत की आलोचना या सीमाएं। जाहिर सी बात है, अगर कोई विचार होते हैं या किसी प्रकार की कोई अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं तो उसके कुछ ना कुछ आलोचनाएं यानी कि कुछ ना कुछ डीमेरिट्स या क्रिटिक्स में हमको देखने के लिए सुनने के लिए मिलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अवसर लागत का सिद्धांत विशिष्ट साधनों के संबंध में लागू नहीं होता। यानी कि कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं जिनका हम विकल्प कर ही नहीं सकते, हमको उन्हीं लागतों के ऊपर उनका उत्पादन करना पड़ता हो, तब हम इस अवसर लागत का इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सुन लेंगे। विशिष्ट साधन
उन्हें कहते हैं जिन्हें केवल एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है और जिनका कोई अन्य प्रयोग नहीं होता हो। जैसे रेलगाड़ी के इंजन, विशिष्ट साधनों के अवसर लागत शून्य होती है, अतः इसे लागत का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी कि पहले आपको किन्हीं एक वस्तु के शून्य में रख करके अन्य का उत्पादन को हमको वैकल्प रखना पड़ता है, या किसी एक चीज को छोड़ करके दूसरी चीज को हमको पकड़ना पड़ता है। तो ऐसे विशेष साधनों के ऊपर हम इसको लागू नहीं कर सकते। साधनों की सामान्य गतिशीलता की मान्यता भ्रामकपूर्ण है। अवसर लागत के सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के साधनों में समानतापूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। यह मान्यता दोषपूर्ण है क्योंकि साधनों की गतिशीलता पूर्ण ना होकर के सीमित होती है। जो भी साधन का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास में हमको पहले ही पता है कि साधन सीमित होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके उत्पादन की जो गतिशीलता होगी वो भी कुछ हद तक सीमित ही होगी, वो असीमित नहीं हो सकती। पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित। यह पूर्ण प्रतियोगिता जहां पर कॉम्पिटिशन्स कंप्लीट होते हैं, कंप्लीटली हमको फाइंड आउट होते हैं, उन जगहों पर तो किसी प्रकार का हम देखें तो लॉस हमको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो कंपटीशन पूरा दिया जा रहा है, हर व्यक्ति प्रॉफिट में है, हर व्यक्ति अपने काम में परफेक्ट है। तो ऐसा हर जगह पर देखने के लिए नहीं मिलता है, यह सिर्फ एक कल्पना होती है। समरूप इकाइयों का अभाव। किसी उत्पादन के साधनों की इकाइयां समरूप नहीं होती हैं। अवसर लागत का सिद्धांत ठीक से प्रयोग नहीं आ पाता। भाई किसी भी साधन की इकाई जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो एक जैसी कभी भी हमको नहीं मिल सकती है, तो हम उसमें अवसर लागत को उपयोग नहीं लेकर के आ सकते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है, और हम घर में भी इसकी स्टडी करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।